Hello, everyone. In this session, we are going to discuss some of the important questions for data science related job interviews. So these questions are going to be very important for you. Don't miss the question and watch till the end, right? So first question here, what is data science? How is it different from data mining and machine learning? Data साइंस जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है that combines statistics, mathematics, programming, machine learning, data engineering, data visualization, and domain knowledge also to extract useful insights and knowledge from the data. Domain knowledge क्योंकि हम जिस फील्ड का जिस पर्टिकुलर एरिया का डाटा यूज कर रहे हैं उस एरिया के ऊपर हमारा नॉलेज होना चाहिए. नाउ डाटा साइंस जो है वो एक ब्रॉडर डिसिप्लिन है. अब हाँ, डेटा माइनिंग क्या होता है? डेटा माइनिंग एक प्रोसेस होता है. दिस इज द प्रोसेस फॉर डिस्कवरिंग यूजफुल, इंटरेस्टिंग एंड प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट. ठीक है. तो एक लार्ज डेटा सेट से जो पहले हमें नहीं पता था ऐसा कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना, ठीक है, वो होता है डेटा माइनिंग का काम. और मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन द एल्गोरिथम दैट लर्न पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा टू मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस. तो मशीन लर्निंग एक्चुअली मशीन लर्निंग में कुछ एल्गोरिथम्स हम पढ़ते हैं. हम जानते हैं कुछ एल्गोरिथम इसके बारे में जो कि क्या करते हैं, आपका डेटा से पैटर्न को लर्न कर देते हैं ताकि प्रेडिक्शन कर पाए. नया डेटा आएगा तो उससे प्रेडिक्शन कर पाए कि उससे प्रोबेबल क्या हो सकता है, प्रोबेबल डिसीजन क्या मेक कर सकते हैं हम. तो वो होता है मशीन लर्निंग का काम. तो समझ में आ गया, डेटा साइंस एक ब्रॉडर डिसिप्लिन है. और डेटा माइनिंग से हम वो अननोन पैटर्न्स और प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स, हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करते हैं लार्ज डेटा सेट से. और ये जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग में कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम यूज करते हैं डेटा डेटा से पैटर्न को लर्न करने के लिए, राइट. सो एग्जांपल इन हेल्थ केयर, data science like complete problem solving pipeline, right? Data mining, discovering patterns in the patient data, and then machine learning means predicting, say, disease risks. Data visualization is communicating the findings, and domain knowledge like interpreting whether the findings are meaningful or not. So, data science is not just simply machine learning, it includes a complete process from problem formulation to data collection, pre-processing, analysis, modeling, evaluation, and communication. समझ में आ गया? तो ये है आपका डेटा साइंस का डेफिनेशन. इट इंक्लूड्स कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन टू डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, एनालिसिस, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ बिगिनिंग से मतलब बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा एडवांस लेवल तक इंक्लूड किया हो. ओके, ये नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन ए टाइपिकल डेटा साइंस लाइफ साइकिल? ओके, सो एक टाइपिकल डेटा साइंस लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है आपका? फर्स्ट ऑफ कोर्स यू हैव द प्रॉब्लम में. आपको एक सिंपल फिगर दिखा रहा हूँ, सिंपल डायग्राम दिखा रहा हूँ. जैसे प्रॉब्लम डेफिनेशन, पहले हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा. देन डेटा कलेक्शन, देन डेटा कलेक्शन करने के बाद डेटा को क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन करना. उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, एंड देन फीचर इंजीनियरिंग, मॉडलिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, देन डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस. तो आपको समझ में आ गया. आपको अलग अलग बुक में डिफरेंट टाइप का, मतलब ये लगभग सेम है प्रोसेस पर टर्म आपको अलग अलग मिल सकता है. जैसे कि मैं एक दूसरे बुक का आपको दिखाऊंगा. जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉब्लम डेफिनेशन, डेटा एक्विजिशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, ईडीए. ईडीए इंपॉर्टेंट है, सब में रहेगा. फीचर इंजीनियरिंग, मॉडलिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस. ठीक है, तो ऐसे आपको मिल सकता है बट लगभग यही इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम को डिफाइन करना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, प्रिपेयर करना, देन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना, देन हमें फीचर इंजीनियरिंग करना, मॉडलिंग करना, मॉडल इवैल्यूएशन, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो समझ में आ गया, दीज आर द स्टेप्स. नाउ a sophisticated algorithm cannot compensate for a poorly defined problem or poor quality data. तो एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम एक डिफाइंड प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉपर. एंड
डेटा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड रिजल्ट, राइट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा, मेटा डेटा एंड डेटा सेट? सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी जानना जरूरी है। डेटा क्या होता है? डेटा रिफर्स टू द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और वैल्यूज, while data set is a structured collection of related data objects or records. And metadata means what? Metadata means data about the data. तो एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन या तो स्टेटिस्टिकल वैल्यूज होता है, इसको हम डेटा बोलते हैं। और डेटा सेट क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है रिलेटेड डाटा ऑब्जेक्ट्स और रिकॉर्ड का, जहां तक का नहीं, रिलेटेड मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए हमने डाटा कलेक्ट किया है उसका रिलेटेड जो भी डाटा ऑब्जेक्ट्स है उसका, और रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन को हम डाटा सेट बोलते हैं। और मेटा डाटा मीन्स डाटा अबाउट डाटा। एग्जाम्पल देते हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एज 20, मार्क्स 85, यहाँ पे जो है 20 एंड 85 देता है, ये स्टेटिस्टिकल वैल्यू है, राइट। देन टेबल जो है, ये जो टेबल दिखाई दे रहा है आपको, ये डेटा सेट है। एंड इंफॉर्मेशन लाइक कॉलम नेम, डेटा टाइप, यूनिट, सोर्स एंड डेटा ऑफ कलेक्शन इज सॉरी डेट ऑफ कलेक्शन इज मेटा डेटा। तो कॉलम नेम हो गया, डेटा टाइप हो गया, इसमें अगर हमने डेटा टाइप भी दे दिया तो, एंड देन सपोज हमने क्या दे दिया, डेट ऑफ कलेक्शन दे दिया, ये सारे चीज हमें उस क्या देंगे, उस डेटा के ऊपर और इंफॉर्मेशन देंगे, ऐसे डेटा को हम बोलते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या करते हैं? मेटा डेटा हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा रिप्रेजेंट्स, वेयर द डेटा केम फ्रॉम, व्हेन इट वाज कलेक्टेड, हाउ इट शुड बी रिप्रेजेंटेड। गॉट इट? वेरी गुड। So this is about metadata. Next question. What are structured, semi-structured, and unstructured data? So, structured data follows a fixed schema, usually in rows and columns. जैसे आप मान सकते हो आपका रिलेशनल डेटाबेस, एक्सेल टेबल्स, एसक्यूएल टेबल्स, मतलब टेबल्स, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स फॉर्म में रहता है, ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। देन आपका जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा does not follow a strict tabular structure but contains organizational tags or keys. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बट इंपॉर्टेंट, आप देख लो एक बार फिर से। सेमी स्ट्रक्चर डेटा एक स्ट्रिक्ट टेबुलर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, बट इसमें ऑर्गेनाइजेशनल टैग्स और कीज होता है। जैसे आप मान सकते हो जेसन, एक्सएमएल, एचटीएमएल, ये सब जो है, ठीक है, ये हो गया आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि इसमें एक स्टिक टेबुलर स्ट्रक्चर तो नहीं है, फिर भी कुछ टैग्स हम फॉलो करते हैं, एचटीएमएल की बात कर लो, एक्सएमएल, जेसन, सब में, ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई भी टेबुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता है, जैसे कि आपका इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सब किसमें आते हैं? आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। गॉट इट? इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ये सारे से सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाते हैं। आपका जो मॉडर्न डेटा साइंस है, इट ऑफन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग ऑल दिस थ्री टाइप्स ऑफ डेटा, यानी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अब हम थोड़ा सा डेटा वेयरहाउस एंड ओएलएपी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डेटाबेस एंड ए डेटा वेयरहाउस? वेरी कॉमन क्वेश्चन, सभी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक ट्रेडिशनल डेटाबेस जो है, दिस इज generally optimized for transaction processing. We call it OLTP or online transaction processing. Okay. ट्रेडिशनल डेटाबेस हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं, बल्कि डेटा वेयरहाउस जो है, इट इज ऑप्टिमाइज फॉर एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, historical data, decision support, and OLAP operations. ठीक। For example, university ERP database may store current students' transaction. Data warehouse can analyze student performance across multiple years, department-wise performance, admission trends, right? Placement trends. So हम क्या बोल सकते हैं, डेटाबेस पूरा अभी का डेटा आ रहा है, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑपरेशनल प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। डेटा वेयरहाउस जो है वो एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए। डेटा वेयरहाउस में हम समराइज डाटा रखते हैं, और उस समराइज डाटा से हम कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज ओएलएपी? एक्सप्लेन द मेजर ओएलएपी ऑपरेशन। सो
OLAP क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. OLAP stands for online analytical processing. It allows users to analyze data from multiple dimensions. इनमें कुछ कुछ ऑपरेशन है, लाइक रोल अप करना मतलब होता है एग्रीगेट्स डाटा टू ए हायर लेवल. ठीक है, मैं इसका एक डायग्राम आपको दिखा दूंगा. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, रोल अप ऑन लोकेशन वन, मतलब क्या हो रहा है, फ्रॉम सिटीज टू काउंट्रीज, राइट. हम लोकल मतलब हमारा स्पेसिफिक वैल्यू से हम जनरलाइज में जा रहे हैं, सिटीज से काउंट्री में आ रहे हैं. यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो, ये सारे कनाडा यूएसए, और इसमें कोई एक लोकेशन से वहां पर जा रहे हैं. और आपको मैं बस तो ये ड्रिल डाउन ऑपरेशन है. ड्रिल डाउन रोल आप तो आपने देखा कि हम अपने स्पेसिफिक से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि अपना लोकेशन से वो किस काउंट्री में बिलोंग कर रहे हैं उसमें जा रहे हैं. ड्रिल डाउन में नीचे आते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर, सपोज मान सकता हूँ कि आप ये पर्टिकुलर ईयर में इसके कौन सा पर्टिकुलर मंथ में कौन सा डेट में, ऐसे हम जब नीचे मतलब उसके और पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में आएंगे तो वो हो जाता है आपका ड्रिल डाउन. तो मैं फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे. रोल अप मतलब रोल अप एग्रीगेट्स डाटा टू ए हायर लेवल. इसका एग्जांपल हो सकते हैं डे से मंथ, मंथ से क्वार्टर, क्वार्टर से ईयर. ड्रिल डाउन मतलब ड्रिल डाउन मूव्स फ्रॉम समरी डाटा टू मोर डिटेल डाटा, जैसे कि अभी जो एग्जांपल दिया, ईयर से क्वार्टर, क्वार्टर से मंथ, से मंथ से डे. ठीक है. नाउ और एक ऑपरेशन है आपका स्लाइड्स. स्लाइड्स क्या करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, एक स्पेसिफिक वैल्यू दिखाते हैं. स्लाइड सिलेक्ट्स वन स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम ए डायमेंशन. जैसे आप सेल्स डेटा ओनली फॉर से फ्रॉम ओनली फॉर असम से. देन डाइस जो होता है, डाइस सिलेक्ट्स सब क्यूब यूजिंग मल्टीपल कंडीशन. डाइस क्या करते हैं, एक सब क्यूब को सिलेक्ट करते हैं यूजिंग मल्टीपल कंडीशन से, जैसे कि सेल्स फ्रॉम असम मेघालय ड्यूरिंग 2025. स्लाइस एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सेल्स डाटा ओनली फॉर असम. डाइस सिलेक्ट सब क्यूब, ठीक है, यूजिंग मल्टीपल कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन के लिए, सेल्स फॉर असम एंड मेघालय ड्यूरिंग 2025. एंड पाइवट rotates the dimension to obtain a different view of the data. ठीक है. तो ये हो गया आपका डिफरेंस. इसमें रोल अप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ आपको. ये रोल अप क्या करते हैं, डाटा को एग्रीगेट करते हैं हायर लेवल, और बोल सकते हो कि स्पेसिफिक से और जनरलाइज लेवल में जाते हैं, जिसके डे से मंथ, मंथ से क्वार्टर, क्वार्टर से ईयर. और ड्रिल डाउन मतलब सामान्य डाटा से स्पेसिफिक डाटा पे आते हैं. स्लाइस एक वैल्यू के लिए डाइस मल्टीपल कंडीशन से रिलेटेड सब क्यूब और पाइपर डायमेंशन को रोटेट करके बताते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. व्हाट इज कॉन्सेप्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट हायरार्की. A concept hierarchy organizes data from a low level concept to a high level concept. जैसे आपका city to state, state to country, low level से higher level. For time like day to month, month to quarter, quarter to year, exact salary to salary range, then income category. So these are useful in data warehouse, OLAP, data generation, and data mining, data summarization. Next question from the statistics and data exploration. First question, that is question number 8, is why should we use mean, median, and mode? ये पर्सनली मैंने फेस किया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं. ठीक है. इट्स a favorite question of interviewers. Mean is suitable when the data is approximately symmetric and does not contain significant outlier. At least ये पार्ट बोल दो, मीन हम तब यूज करते हैं जब significant outlier नहीं हो, and data is approximately symmetric. Formula is like, mean is equal to sum of all observation divided by number of observation. That is xi summation xi divided by n. And median is better when the data is skewed or contains extreme values. ये भी important point है. जब data skewed है या तो एक्सट्रीम वैल्यूज कंटेन करते हैं, तब हम मीडियन यूज करते हैं, क्योंकि मीडियन जो होता है वो 20 वाला वैल्यू, मिडिल वाला वैल्यू होता है, राइट. देन मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू एंड स्पेशली यूज फॉर कैटेगोरिकल वैल्यूज. मोड मोस्ट मोड क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली
ऑकरिंग होता है, और ये यूजफुल होता है आपका कैटेगोरिकल डाटा के लिए. For example, in income, data containing a few extremely high salaries than the median may represent typical income better than the mean. Now, next question is, what is the difference between variance and standard deviation? Both variance and standard deviation measures the dispersion of the data. Data कैसे एक दूसरे से कितना दूर में है, या तो मीन से कितना डिस्टेंस में, ये चीज के लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. Right. Variance is equal to xi minus mu I, square divided summation divided by n. So summation of xi minus mu square divided by n, and standard deviation is equal to square root of समेशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. तो क्या है, जो ये एक्स है, ये एक्स आई जो है ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, एंड म्यू इज द मीन, एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो आपने देखा कि वेरिएंस में हम स्क्वायर लेते थे, और स्टैंडर्ड डेविएशन में उसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं. So variance is expressed in squared unit, right? And standard deviation is expressed in the original units of data. क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ले लिया, so standard deviation is usually easier to interpret. Got it? Next, what is the 5 number summary? ठीक है, 5 number summary डाटा साइंस में पॉपुलर है. ओके, तो ये क्या है? तो 5 number summary consists of minimum, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम. ये जो हम बॉक्स प्लॉट में यूज करते हैं. आई होप यू गाइस नो व्हाट इज बॉक्स प्लॉट. तो बॉक्स प्लॉट में ये 5 number समरी होता है: मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम. It is used to understand the distribution of numerical data and is the foundation of a box plot. Then how do you detect outliers using IQR method? IQR मेथड यूज करके हम आउटलायर कैसे डिटेक्ट करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द आईक्यूआर. आईक्यूआर का फुल फॉर्म होता है आपका इंटर क्वार्टाइल लेंस. क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल लेंस. ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये भी पूछ दे, है ना? तो इंटर क्वार्टाइल आईक्यूआर स्टैंड्स फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड आईक्यूआर इज इक्वल टू क्यूटी माइनस क्यू वन. ओके, क्यूटी माइनस क्यू वन. देन कैलकुलेट लोअर बाउंड. लोअर बाउंड हम कैलकुलेट करते हैं Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर, एंड अपर बाउंड जो हम कैलकुलेट करते हैं Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर. प्लीज ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत यूज करते हैं हम. ओके, तो मैं फिर से बोलता हूँ: आई क्यू आर स्टैंड फॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड आई क्यू आर इज इक्वल टू Q3 क्वार्टाइल थ्री माइनस क्वार्टाइल वन. लोअर बाउंड इज इक्वल टू Q1 minus 1.5 into IQR, and upper bound is equal to QT plus 1.5 into IQR. Any value satisfying, say, x is less than lower bound or x is greater than upper bound will be considered as a potential outlier. जो अगर आपका कोई भी वैल्यू लोअर बाउंड से, लोअर बाउंड मतलब आपका क्या था, मिनिमम, जो वैल्यू है वो हम कंसिडर क्या करते हैं, Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर. तो इस वैल्यू से अगर कम है, एंड अपर बाउंड सपोज, अपर बाउंड क्या था, Q3 प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर, इससे अगर जब बड़ा है तो हम उसको मान के चलते हैं आउटलायर. ओके, याद रखना, outlier, however, outlier is not an automatically an error. It may represent like measurement error, fraud, rare but valid, even genuine extreme observation. Got it? This was an important question. Next, what is the difference between a histogram and a bar chart? See, histogram is used for continuous numerical data. Continuous numerical data के लिए हम यूज करते हैं histogram, while bar chart is used for categorical data. Histogram represents what? Numerical distribution, right? मैं इसको अलग से कलर कर देता हूँ. Histogram represents numerical distribution. Bars generally does and shows frequency distribution. तो frequency distribution के लिए हम histogram यूज करते हैं. While जो बार चार्ट है, बार चार्ट आपने जैसे कि देखा कि कैटेगोरिकल डाटा के लिए हम यूज करते हैं, एंड बार चार्ट रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज.
Bars generally have gaps, compare different categories. So you got it. Histogram for continuous numerical data, bar chart for categorical data. नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं कोरिलेशन एंड कोवेरियंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोवेरियंस. कोवेरियंस क्या है? कोवेरियंस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है. तो कोवेरियंस क्या है? कोवेरियंस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इसका जो फॉर्मूला है, सैंपल कोवेरियंस इज इक्वल टू कोफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ मैं फॉर्मूला को हाईलाइट कर देता हूँ, एक्स आई माइनस एक्स डैश into yi minus y dash divided by n minus 1. xi minus x dash yi minus y dash divided by n minus 1. ठीक है. तो ये जो है, ये क्या करते हैं, आप मान सकते हो, ये एक डायरेक्शन दिखाते हैं रिलेशनशिप, मतलब दो वेरिएबल के बीच, जैसे कि एक्स आई वाई है, एक्स वाई के बीच जो रिलेशनशिप है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास पॉजिटिव कोवेरियंस होता है. क्या होता है? पॉजिटिव कोवेरियंस. और ये क्या होता है? वन बोथ द वेरिएबल्स मूविंग और टेंड टू इंक्रीज टुगेदर. जब दोनों वेरिएबल अगर एक साथ इंक्रीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कोवेरियंस. निगेटिव कोवेरियंस कब होगा? one variable tends to increase while the other variable tends to decrease. जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है आपका और दूसरा वेरिएबल आपका घट रहा है, तो इसको बोलते हैं हम निगेटिव कोवेरियंस. कोवेरियंस क्लोज टू जीरो. अब ये क्या है? जब देयर इज नो लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम, अगर कोई लिनियर रिलेशनशिप नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं कि आपका कोवेरियंस क्लोज टू जीरो. समझ में आ गया? कोवेरियंस indicates the direction of relationship between two variables, and we see for say covariance between x and y is equal to summation x I minus x dash yi minus y dash divided by n minus 1. Positive covariance means both variable tends to increase together. Negative means one variable tends to increase while other decreases. And covariance close to zero means there is no relationship, no linear relationship. So, however, covariance depends on the scale of measurement. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट इज कोरिलेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोवेरियंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज ए स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. क्या बोला मैंने? वो जो कोवेरियंस के लिए बोला था, एक डायरेक्शन दिखाया था, हाउ द रिलेशनशिप मूव्स एक्चुअली ग्रोस, राइट. अब ये क्या है? ये एक स्टैंडर्डाइज मेजर है. किस चीज के लिए? रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. इसका अलग अलग कोफिशिएंट होता है, बट आपने लिया सपोज पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट. पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज r is equal to, r माने पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, r is equal to covariance of x comma y divided by sigma x into sigma y. ये जो वैल्यू होगा r का, ये माइनस वन एंड प्लस वन के अंदर होगा. r इज इक्वल टू प्लस वन मीन्स पॉजिटिव परफेक्ट रिलेशनशिप, r is equal to minus 1 means perfect negative relationship, and r is equal to 0 means obviously no linear relationship. ठीक है. तो मेन डिफरेंस ये है, कोवेरियंस जो है, तो कोवेरियंस जो है वो क्या करते हैं आपका, वो डिपेंड होता है आपका क्या स्केल और क्या यूनिट्स यूज कर रहे हैं हम. ठीक है. फाइल कोरिलेशन जो है आपका, क्या होता है? ये एक स्टैंडर्डाइज, हाँ, और इसीलिए इसको इजियर होता है कंपेयर करने के लिए. बल्कि आप देख सकते हो, कोरिलेशन इज नथिंग बट कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई. आई होप इट इज क्लियर. पूछ सकते हैं. तो ध्यान रखना, कोवेरियंस जो है यूनिट एंड स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, व्हाइल कोरिलेशन स्टैंडर्डाइज है, इजियर है कंप्यूट करने के लिए. देन दस कोरिलेशन इंप्लाई कॉजेशन, राइट. क्वेश्चन है, does correlation imply causation? No, correlation indicates association, but
not necessarily what कॉजेशन कोरिलेशन जो है वो सिर्फ एक एसोसिएशन को दिखाता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इससे एक कॉजेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम सेल्स एंड ड्रोनिंग इंडिकेट्स में बोथ इंक्रीज ड्यूरिंग समर्स। ठीक है, आपका समर में आइसक्रीम सेल भी बढ़ सकते हैं और ड्रोनिंग इंसिडेंट भी बढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर को रिलेटेड बट आइसक्रीम डज नॉट कॉज ड्रोनिंग। इसका ये है कि दोनों कोरिलेटेड हैं, बट जो कि आइसक्रीम जो है उसके कारण आपका ड्रॉनिंग हो रहा है ये आप नहीं पूछ सकते, राइट? देन ए थर्ड वेरिएबल such as temperature or season may influence the both. Therefore, correlation is not equal to causation. Next, what is chi-square test used for? Chi-square क्या है? Chi-square test is commonly used to examine the association between categorical variables, right? सो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच जो एसोसिएशन है उसको एग्जामाइन करने के लिए हम का स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड प्रोडक्ट प्रिफरेंस, राइट? Now, null hypothesis is generally like H0, the variables are independent. The alternative hypothesis is H1, the variables are associated. Chi-square test statistics will be summation OI minus EI square divided by EI. OI is observed frequency, EI is expected frequency. तो काई स्क्वायर टेस्ट का वैल्यू कैसे हम निकाल रहे हैं? ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। ओ आई इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड सॉरी, ओ आई इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड ई आई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। If the p value is insufficient or insufficiently small, then हम क्या करेंगे? नाइल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे एंड कंक्लूड दैट देयर इज ए एविडेंस ऑफ एसोसिएशन। जनरली 0.5 लेते हैं हम। पी वैल्यू अगर 0.5 से कम हो जाता है तब हम नाल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और कंक्लूड ये करते हैं कि उसके बीच एसोसिएशन है। नाल हाइपोथेसिस मतलब देयर इज नो मींस रिलेशन बिटवीन देम, राइट? बट अल्टरनेट हाइपोथेसिस मींस व्हाट? देयर इज और दे आर these variables are associated। ठीक है, तो का स्क्वायर केस फॉर्मूला याद रखना, समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। नेक्स्ट आप हम आ जाते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग में। व्हाई डाटा प्री प्रोसेसिंग इज इम्पोर्टेंट? यस, बिकॉज रियल वर्ल्ड डाटा जो है ऑफन आपका इनकम्प्लीट होता है, नॉइजी होता है, इनकॉन्सिस्टेंट, रिडंडेंट, हिटेरोजेनस। तो हमें प्री प्रोसेसिंग करना जरूरी हो जाता है बिफोर एनालिसिस एंड मॉडल बिल्डिंग। इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? द मेन स्टेजेस आर डाटा क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा रिडक्शन एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे स्टेप्स हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग में: क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, रिडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ, कॉमन प्रिंसिपल इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसलिए इवन ए सोफिस्टिकेटेड मॉडल कैन प्रोड्यूस अनरिलायबल रिजल्ट्स इफ द इनपुट इज पोर। सो हम इनपुट को बेटर करने के लिए प्री प्रोसेसिंग करते हैं। हाउ डू यू हैंडल मिसिंग वैल्यूज? Now, choice depends on amount of missing data and type of variable, missingness mechanism and importance of the reason. आपका कॉमन मेथड में आप बोल सकते हैं डिलीशन करना, रिमूव रोज फ्रॉम और कॉलम्स इफ द मिसिंग वैल्यूज आर लिमिटेड एंड द फीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट। मीन इंप्यूटेशन, मीन इंप्यूट कर देंगे उसकी जगह पे, मिसिंग वैल्यू की जगह पे। सुइटेबल इन सम केसेस फॉर न्यूमेरिकल डाटा विदाउट सिग्निफिकेंट स्क्यूनेस। मीडियन इंप्यूटेशन जब skewed रहेगा, better for skewed numerical data for or data containing outliers, and mode imputation माने use for categorical data, and model based imputation का मतलब like k nearest neighbors, regression, random forest, multiple imputation, ये सब में हम यूज करते हैं। ठीक, तो ये है तरीका जैसे हम जब भी मिसिंग वैल्यूज होता है उसको हटाने का, राइट? उसकी जगह पे दूसरा वैल्यू डाल देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमसीएआर, एमएआर एंड एआर? एमसीएआर का मतलब होता है मिसिंग completely at random. Missing completely at random. Missingness is unrelated to observed and unobserved data, right? MAR means missing at random. Missing at random. Missingness depends on the other observed variables, while M and AR का मतलब होता है missing not at random,
right? Missingness depends on the missing value itself or unobserved information. Understanding the missingness mechanism help us choose an appropriate imputation method. Clear? Then next, what is data integration? Data integration combines data from multiple sources. Complete challenges include like schema mismatch, snapping, schema mismatch हो गया तो क्या होगा? इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आएगा, कंबाइन करने में प्रॉब्लम होगा. स्कीमा मिसमैच हुआ, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आ गया, नेम एक जैसा नेम तो दो दो आ गया, डिफरेंट डाटा टाइप्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, डिफरेंट यूनिट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज, तब हमारा इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल सोर्स वन में डीओबी है 0101 2000, ये फॉर्मेट में है, ठीक है. सोर्स टू में है से 2000 व्हाट इज इक्वल 2001 सो ऐसा जो है, ऐसा इस टाइप का डिफरेंट फॉर्म है. इससे क्या होगा, इस दिस वैल्यूज नीड्स टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर इंटीग्रेशन, राइट, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा. तो अभी मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में और 30 क्वेश्चन, इनफैक्ट और मतलब 30 + 10 क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो वेट फॉर द सेकेंड सेशन. इस सेशन में कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछ लेना. थैंक यू.